हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पोषण और मानव में पोषण के अंतर्गत हमने आपको भोजन का अंतर्ग्रहण बताया था। उसके बाद भोजन के पाचन की तरफ हम चलते हैं। जब हमने पाचन की बात की थी तो हमने पाचन में आपको बताया था कि मनुष्य में एक आहार नाल होती है जिसका प्रथम भाग मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा का वर्णन हमने आपके साथ किया था कि कौन कौन से अंग मुख गुहा में होते हैं और उनका क्या कार्य। आइए आज हम मुख गुहा से आगे की आहार नाल की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन आपके साथ करते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य में मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई 7 से 8 मीटर लंबी कुंडलित नलिका रूप एक संरचना होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का जो ऊपरी भाग वह मुख गुहा के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। मुख गुहा के पीछे का जो कीपनुमा भाग है वो ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के भीतर 2 छिद्र खुलते हैं। एक छिद्र ग्रास नली के द्वारा खुलता है जिसे हम निगल द्वार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? निगल द्वार। और ग्रसनी में ही दूसरा छिद्र जो श्वास नली का होता है उसका खुलता है जिसे हम घाटी द्वार कहते हैं। इसे हम कहते हैं घाटी द्वार। श्वास नलिका के छिद्र। घाटी द्वार के ऊपर कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं। घाटी ढापन। क्या काम है इस घाटी ढापन का? आप सामान्यतः देखते हैं कि हमारी जो ग्रसनी है उसमें 2 छिद्र हैं, एक वायु मार्ग है और एक भोजन के लिए मार्ग है। तो जिस समय हम भोजन के निवाले को अपनी मुख गुहा के द्वारा निगल रहे होते हैं उस समय ये घाटी ढापन घाटी द्वार को बंद कर लेता है, यानी श्वास नली के छिद्र को बंद कर लेता है जिससे कि भोजन का कोई कण उस वायु मार्ग में ना जाए। कभी कभी जब आप थोड़ी सी असावधानी या तेजी के साथ भोजन करते हैं तो कुछ भोजन का अंश जो है घाटी ढापन उनका बंद नहीं हो पाता और भोजन का कुछ अंश श्वास नली में चला जाता है। तब आपको जोर जोर से खांसी आती है, कुफिंग आती है और जब तक आती रहती है जब तक कि वो कण जो है श्वास नली से बाहर ना निकाल दिया है। इसे फंदा लगना कहते हैं ना। तो आपको समझ में आया घाटी ढापन का क्या काम है। चलिए, ग्रसनी से पीछे लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पतली कुंडलित नलीनुमा संरचना होती है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। इस ग्रास नली में दीवार पतली होती है इसकी। इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। इसका काम केवल इतना है कि जो भोजन ग्रास नली के द्वारा ग्रसनी के द्वारा इसके भीतर आया है उसे वो अमाशय तक भेजने का कार्य करते हैं। और उसके बाद आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, जिस चौड़ा थैलेनुमा भाग जिसे हम अमाशय कहते हैं, आता है। अमाशय को अगर हम देखें वो 3 क्षेत्र में बटा होता है। एक ऊपर वाला भाग इसका कार्डिक कहलाता है, कार्डिक भाग, कार्डिक। बीच का मध्य भाग फंडिक, फंडिक भाग है इसका। और ये हिस्सा इसका पाइलोरिक भाग है।
आमाशय की दीवार मोटी होती है और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती हैं। जठर रस क्या होता है, इसमें क्या क्या संगठन इसका होता है, जब हम पाचन क्रिया की कायिकी को पढ़ेंगे तब हम आपको और ज्यादा मात्रा में से बताएंगे। यानी भोजन जब आता है आमाशय के भीतर तो भोजन की दीवारों में कर्मानुचल गति होने से भोजन की पीसकर लुगदी बना दी जाती है, बारीक महीन किया जाता है आमाशय में भोजन। और उसके बाद आमाशय का जो अंतिम भाग है वो छोटी आंत के एक यू के आकार की या सी के आकार की संरचना भी हम कह सकते हैं में टूटता है, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। यहीं पर एक इसके ऊपर एक वाल्व होता है, ग्रहणी के ऊपर वाल्व क्या होते हैं? वाल्व वो संरचनाएं होती है, मसल संरचनाएं होती है जो केवल एक ओर खुलती है, दूसरी ओर नहीं खुल सकती। तो ये वाल्व भी नीचे की साइड पर खुल सकता है लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं खुलता। इस वाल्व को हम कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व। इसके बाद आहार नाल आमाशय के बाद ग्रहणी में खुलती है और इस ग्रहणी में ही यकृत से पित्ताशय एक छोटी ग्रंथि है, पित्ताशय ग्रंथियां भी ग्रंथियां जब पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं उसमें यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। दार ग्रंथियां आपने पढ़ ली और फिर जठर ग्रंथि आपने आमाशय में पढ़ी। तो यहां पर इस ग्रहणी में मैं बता दूं, इस ग्रहणी में भी कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती, कोई एंजाइम का स्रावन इस हिस्से में नहीं होगा। तो होता आता कहां से? यहां पर एक गहरे रंग की या पीले हरे रंग की संरचना है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय में यकृत में बना हुआ पित्तरस, यानी जो यकृत के द्वारा स्रावित पित्तरस है वो इकट्ठा होता है और ये अग्नाशय से अग्नाशय रस और ये दोनों नलियां संयुक्त रूप से मिलकर ग्रहणी में खुलती है। यानी ग्रहणी के भीतर पित्ताशय से आएगा पित्तरस और अग्नाशय से आएगा अग्नाशय रस। इसके बाद छोटी आंत, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा भाग है। उसके बाद छोटी आंत का लगभग 2.5 मीटर लंबा भाग, 2.4 से 2.5 मीटर लंबा भाग जो है मध्यांत कहलाता है। इस भाग में पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि आंत्र रस का स्रावन करती है। और मध्यांत के बाद लगभग 2.5 मीटर लंबा भाग है। उसके बाद 3.5 मीटर लंबा भाग शेषांत कहलाता है। शेषांत वास्तव में छोटी आंत का सबसे लंबा कुंडलित भाग होता है और इस भाग में ही भोजन के अवशोषण के लिए रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत की जो भीतरी भित्ति है उसमें रसांकुर होते हैं। रसांकुर नाम की संरचना भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। क्लियर? छोटी आंत के शेषांत का अंतिम भाग बड़ी आंत के जिस भाग में खुलता है उसे हम सीकम कहते हैं। सीकम कहते हैं, उंडुक। और यहीं से एक पतली लंबी संरचना निकलती है जिसे हम कर्मी रूप परिशेषिका के नाम से जानते हैं। मनुष्य में कर्मी रूप परिशेषिका अवशेषी अंग है क्योंकि कर्मी रूप परिशेषिका सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करती थी। क्योंकि मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं रह गया है अतः मनुष्य में यह अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाने वाला भाग कौन सा है तो उसका नाम होगा कर्मी रूप परिशेषिका। इसके पश्चात आंत का उल्टे यू के आकार का चौड़ा भाग आता है जिसे हम कोलन कहते हैं।
कोलन में बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, इसमें केवल अत्यधिक जो जल होता है उसका अवशोषण किया जाता है। इसमें उभार होते हैं जिसे हम होस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग फिर फूला हुआ होता है जिसे हम मलाशय के नाम से जानते हैं। जब भोजन का पाचन पूर्ण हो चुका होता है और जो वज्र पदार्थ होते हैं बेकार भाग बन जाता है, वह मल का निर्माण करता है और मलाशय में एकत्र हो जाता है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथि यकृत है। यकृत भूरे चॉकलेटी रंग की हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, जो उदर भाग में अमाशय के दाईं ओर स्थित होती है। यह यकृत कई काम करता है। उसमें पाचन से संबंधित जो मुख्य काम है वह है पित्तरस का स्नान, और यह पित्तरस अमाशय से स्रावित होकर एक थैली नुमा छोटी गुब्बारे नुमा संरचना में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम पित्ताशय या पित्त की थैली कहते हैं। और जब भी आवश्यकता पड़ती है पित्ताशय से पित्तरस जो है ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। दूसरी और ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय वास्तव में एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह एंजाइम और एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स का स्रावन करते हैं, यानी ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। इस कारण से अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस का स्रावन ग्रहणी में किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी आहार नाल की संरचना होती है। अब आहार नाल की संरचना पाचन में किस प्रकार से सहायता करती है, पाचन क्रिया की क्या कायकी है, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आप पाचन क्रिया के मनुष्य की आहार नाल के चित्र का अभ्यास करेंगे और नामांकित रूप से इसे बनाएंगे। इज दैट क्लियर? मैं समझता हूं आपको मनुष्य की आहार नाल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पाचन क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।